नमस्कार। आज पीरियोडिक टेबल की दूसरी श्रृंखला में हम लोग न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत और मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। यह आवर्त श्रृंखला का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है। न्यूलैंड्स एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। न्यूलैंड एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1865-66 में तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के संबंध में एक नियम दिए, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। अष्टक सिद्धांत इसे इसलिए कहा जाता है, अष्टक सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 8 तत्वों का एक समूह बनाए थे। इस प्रकार इन्हें अष्टक सिद्धांत नाम दिया गया। आइए जानते हैं कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है क्या। न्यूलैंड्स ने बताए कि जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाएगा तो प्रत्येक तत्व अपने से 8वें तत्व के से गुणों में समानता रखेगी। अर्थात इसको लिखते हैं, इस नियम के अनुसार जब तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से आरंभ करने पर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होगी, जैसा कि संगीत में 8वें स्वर पहले स्वर के समान होती है। देखिए उन्होंने क्या सिद्धांत दिया। उन्होंने इस नियम में बताया कि तत्वों को अगर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से आरंभ करने पर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होगी, जैसा कि संगीत में 8वें स्वर पहले स्वर के समान होती है। जैसे सारे गामा पादा निशा जो होता है सा से आरंभ होती है और उसका अंत में भी सा होती है। ठीक वैसे ही मान लिए कि क्रम से सजाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे क्रम में सजाया गया है। तो पहले तत्व का गुण 8वें नंबर से, दूसरे तत्व का गुण दूसरे से जब गिनेंगे 8वां नंबर तो 9 क्रमांक संख्या 9 पर आएगी। अर्थात इसको अगर हम लोग लिख दे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे ही बढ़ते हुए चला जाए तो देखिए इसमें पहले तत्व का 8वां गुण ये हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे तत्व का 8वां 9 नंबर हो जाएगी। तीसरे तत्व से अगर आरंभ करें तो ये 10 नंबर वाले पर हो जाएगा और चौथे तत्व से आरंभ करें तो 11वें नंबर पर हो जाएगा। सब में अगर हम लोग गिन करके देखें ये 2 से आरंभ करेंगे तो ये 9 नंबर पर जाते जाते ये 8 हो जाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि पहले तत्व का गुण उनके 8वें तत्व के गुण से मिलेंगे जब हम लोग एक क्रमिक रूप से परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो इनका गुण इन तत्वों से मिलते जुलते रहेंगे। और उदाहरण स्वरूप उन्होंने संगीत का सहारा लिया और बताया कि जिस प्रकार से संगीत में पहले तत्व का गुण पहले तत्व का स्वर 8वें तत्व के समान होती है, ठीक वैसे ही इस जो मेंडल आवर्त क्रम है इस आवर्त क्रम में भी ऐसे ही होगा। लेकिन यह नियम आगे चलकर उतना प्रचलित हुआ नहीं और बाद में इसे निरस्त करके परित्याग करना पड़ा इसे और पुनः वैज्ञानिकों के द्वारा आवर्ती वर्गीकरण के संबंध में एक नई दिशा की ओर बढ़े। इनमें क्या आखिरकार कौन कौन सी कमियां थी न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में, आइए जानते हैं। पहला नियम था कि यह जो अष्टक सिद्धांत था यह केवल हल्के तत्वों पर लागू होता था, हल्के तत्वों पर ही लागू होता था। इनके सिद्धांत की सबसे बड़ी खामी था कि यह केवल हल्के तत्वों पर लागू होता था, भारी तत्वों पर यह नियम लागू नहीं होता था। 2 नंबर, इनके समय
56 तत्व ज्ञात थे और ये भविष्य में अन्य तत्व की खोज के बारे में भी नहीं बताए। अर्थात उनका मानना था कि प्रकृति में 56 तत्व ही हैं और आगे तत्वों का खोज नहीं हो सकती। लेकिन यह सिद्धांत आगे चलकर गलत हो गया, क्योंकि अभी वर्तमान समय में 118 19 तत्व ज्ञात है। आइए अब तीसरे नंबर, इनकी सिद्धांत की तीसरी बड़ी कमियां थी कि अक्रिय गैस इनके समय में ज्ञात नहीं था। लेकिन जब अक्रिय गैस आ गया, अक्रिय गैस इसको नोबल गैस भी कहते हैं, इसे नोबल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। और जब अक्रिय गैस के आविष्कार हो जाने से पहले तत्व का गुण 8वें से न मिलकर 9वें तत्व से मिलने लगा। इनके सिद्धांत की जो तीसरी बड़ी कमी रही कि अक्रिय गैस इनके समय में ज्ञात नहीं थे। जब अक्रिय गैस का आविष्कार हुआ तो 8वें तत्व के स्थान पर 9वें तत्व से गुण मिलने लगा, जो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी थी। चौथी बड़ी कमी क्या थी इनके सिद्धांत की? इन्होंने कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा और असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिए। जैसा कि Fe लोहा, कपर, निकल, इनके गुणों में समानता पाई जाती है, लेकिन इन्हें एक साथ क्षारीय धातु के साथ रख दिया गया, क्षारीय धातु के साथ रखा गया। कपर, आयरन, कपर, निकल, इन तीनों के गुणों में एक साथ है और क्षारीय धातु के साथ इनको भी सम्मिलित करके रखा गया, जो इस सिद्धांत की कमियां थी। जबकि क्षारीय धातु और इनमें काफी अधिक भिन्नता थी। ये दोनों आपस में एक नहीं हो सकते, इनके गुणों में काफी ज्यादा भिन्नता थी, लेकिन एक साथ रखा गया और अलग अलग गुणों को एक साथ रखा गया और एक गुणों को भी अलग अलग रखा गया। यह इनके सिद्धांत की बहुत बड़ी खामियां हैं। आइए इसको फिर से एक बार जान लेते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की कमियां थी, इस कारण इसे प्रचलित नहीं हुआ, आगे चलकर इसे परित्याग करनी पड़ी। पहली कमियां थी कि यह केवल हल्के तत्वों पर ही लागू होती थी। दूसरी कमी, इनके समय में 56 तत्व ज्ञात थे और यह उनका मानना था कि प्रकृति में 56 तत्व ही है, इसके आगे आने तत्वों की खोज संभव नहीं है। तीसरे नंबर पर, जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो पहले तत्व का गुण 8वें से न मिल करके 9वें तत्व से मिलने लगा। ये इस सिद्धांत की तीसरी बड़ी कमियां थी। चौथी बड़ी कमियां कि कोई अलग अलग भिन्न प्रकृति के तत्व, अलग अलग गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया, जबकि एक समान गुण रखने वाले को अलग अलग रखा गया। ये सबसे बड़ी इनकी सिद्धांत की कमियां रही। आवर्त सारणी श्रृंखला का दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोग मेंडलीव के आवर्त नियम के बारे में पढ़ेंगे। आइए जरा मेंडलीव के बारे में संक्षिप्त परिचय को जान लेते हैं। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 ईस्वी को रूस के साइबेरिया प्रांत में हुआ था। रूस के साइबेरिया प्रांत में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उनके वहीं आरंभ हुई। उसके पश्चात वह उच्च शिक्षा के लिए अपनी मां से प्रेरित होकर 1856 ईस्वी में वह ग्रेजुएट हुए और ग्रेजुएट होने के पश्चात 1865 ईस्वी में वह मां की प्रेरणा से ही पीएचडी किए और उसके पश्चात उन्होंने कई विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्राचार्य के रूप में, प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। उसके पश्चात उनकी रुचि कई सिद्धांतों की ओर गई और उनमें से एक आवर्ती वर्गीकरण। मेंडलीव ने आवर्ती वर्गीकरण के संबंध में एक नियम दिए थे। आज हम लोग इस नियम के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीव ने क्या नियम दिया था? उन्होंने बताया था कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। अर्थात तत्व का भौतिक
व रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। इसका तात्पर्य तत्व का भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम लोग तत्वों को उन परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता मिलेगी। यही है मेंडलीव का आवर्त नियम। इसको हम लोग थोड़ा सा बदला के अधीन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी तत्व का भौतिक व रासायनिक गुणों में समानता होगी जब उन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया जाए। आरोही क्रम में सजाया जाए मतलब कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता मिलेगी। इस संबंध में उन्होंने नियम दिया। यह ध्यान है कि मेंडलीव के समय में कुल मिलाकर 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव के समय में 63 तत्व ज्ञात थे। अब इनकी विशेषताएं जरा जानते हैं। इनकी सारणी की विशेषताएं, आवर्त सारणी की विशेषता को जानते हैं। इन्होंने क्या आखिरकार चीजें उसमें लगाई और उनसे हमें क्या फायदे हुए, ध्यान रखें। और एक बात, मेंडलीव के समय में 63 तत्व ज्ञात थे। दूसरा बात, यहाँ ध्यान रखने वाले, आवर्त सारणी का जनक भी मेंडलीव को ही जाता है। मतलब आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को माना जाता है। मेंडलीव के समय 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव का पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडलीव। इनका पूरा नाम यहाँ लिखते हैं, इनके पूरा नाम को, पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडलीव। कहीं कहीं इन्हें मेंडलीव भी लिखा रहता है। ये नाम के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर सन इत्यादि नहीं पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो जाना उसके आगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता क्या है। सबसे पहले विशेषता में पहला नंबर कि ये अपने आवर्त सारणी को वर्गों में बांट रखे थे, अर्थात वर्ग, ग्रुप, अंग्रेजी में से ग्रुप कहते हैं, वर्ग अर्थात ग्रुप। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को कई ग्रुप में बांट रखे थे। मेंडलीव के समय में कुल ग्रुपों की संख्या 9 थी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 ग्रुप थे। ध्यान रखना है इस बात को। कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में या बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में भी पूछ लेता है कि मेंडलीव के समय में कितने तत्व ज्ञात थे, 63। और मेंडलीव ने आवर्त सारणी को वर्गों में बांट रखा था। वर्ग अर्थात उदग्र रेखाओं को, ऐसे रेखाओं को वर्ग कहते हैं। या एक वर्ग, ये 2 वर्ग, ये 3, ये 4। इसी प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल मिलाकर 9 वर्ग थे। वर्ग क्या है? मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में जितने उदग्र रेखाओं का प्रयोग किए उन्हें वर्ग के नाम से जानते हैं। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल मिलाकर 9 वर्ग थे। दूसरा नंबर विशेषता, दूसरी विशेषता आवर्त। आवर्त, इसको पीरियड कहा जाता है। पीरियड, आवर्त क्या है? तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने में कुछ क्षैतिज रेखाओं का प्रयोग किया, जैसे ये, ठीक। इन क्षैतिज रेखाओं को आवर्त कहा जाता है। यानी मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में जो उदग्र रेखाएं इस्तेमाल की है उन्हें वर्ग, और जो क्षैतिज रेखाएं प्रयोग की है उन्हें आवर्त कहते हैं। मेंडलीव, तीसरा कि मेंडलीव ने वर्ग को उपवर्गों में भी बांट रखा था। इनके आवर्त में 2 उपवर्ग थे। पहला ए और दूसरा बी।
इन उपवर्गों को ए और बी से डिनोट किया जाता था। जितने वर्ग थे, इन वर्गों को, जितने वर्ग थे उनको 1 2 3 इसी प्रकार 4 1 2 3 4 रोमन अंकों के द्वारा दिखाया जाता था और उपवर्गों के लिए उसमें ए बी को जोड़ देते थे। जैसे 1a 1b, जैसा कि a 1a 1b ये क्षारीय धातु और ये क्षारीय मृदा धातु की श्रेणी में बटा हुआ था। 1a है क्षारीय धातु कहा जाएगा और 1b है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता। तो ये तीन प्रमुख विशेषताएं उनके आवर्त सारणी में थी। पहली विशेषता कि वह कई वर्गों में बटा हुआ था, उन वर्गों की संख्या 9 थी और उन्हें अंग्रेजी के रोमन अंक 1 2 3 4 5 7 8 तक था और उसके बाद 9वां वर्ग जो था वह शून्यवां वर्ग था, अर्थात उनके अंतर्गत अक्रिय गैसों को रखा गया था और इस अक्रिय गैस के रखे जाने के कारण इन्हें शून्य वर्ग में रखा गया और वे कई उपवर्गों में बटे थे, जैसे कि 2 उपवर्ग ए और बी में। उनके आवर्त सारणी में 36 रेखाएं जो थी उनका नाम आवर्त रखा गया। आवर्तों की कुल संख्या 7 रही। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं 7 9 63, यानी उनके समय में 63 तत्व ज्ञात थे। आइए अब मेंडलीव के आवर्त सारणी के कुछ लाभ जानते हैं। आवर्त सारणी के उपयोगिताओं को जानते हैं। इनकी उपयोगिता क्या था, इनके क्या हम लोगों को फायदे हुए। नंबर पहला, इनका फायदा ये हुआ कि इन्होंने एक क्रमिक अध्ययन में सहयोग किया। क्रमिक अध्ययन में सुविधा, क्रमिक अध्ययन में सुविधा। जब इन तत्वों की खोज हो गई और इन्हें एक क्रम में सजा दिया गया तो उस समूह के, उस वर्ग के एक तत्वों को जानकर उस वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के बारे में हम लोग आसानी से जान सकते हैं। इस प्रकार क्रमिक अध्ययन में सुविधा हुआ। दूसरा नंबर, अनुसंधान कार्यों में सुविधा हुआ। जब हम सभी उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के बारे में भली भांति समझ लेंगे, उनके गुणों को जान लेंगे, तो वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले लोग अन्य तत्वों के साथ उनके अंतर संबंधों के अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। अर्थात इनके समय में हमें अनुसंधान कार्यों में सुविधा मिली। 3 नंबर, वह अपने आवर्त सारणी में, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में भविष्य में नई खोज की संभावनाओं को रखते हुए कई रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। लेकिन यह बात न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में नहीं था। उनका कहना था कि प्रकृति में केवल और केवल 56 तत्व ही है, इसके बाद कोई नए तत्व की खोज की संभावनाएं नहीं है। लेकिन मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। मेंडलीव ने उसके लिए अतिरिक्त स्थान छोड़ दिए। अब आगे जब हम लोग जानेंगे, इसकी चौथा लाभ हमें ये मिला कि इसमें बहुत ऐसे तत्व थे जिनका पहले द्रव्यमान गलत निकाला गया था, यानी सही द्रव्यमान का प्रयोग किया गया। इसमें द्रव्यमान का प्रयोग किया गया, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में बेरिलियम का द्रव्यमान, आयरन का द्रव्यमान, इन सब का द्रव्यमान पहले गलत था और मेंडलीव ने इसको तुल्यांकी द्रव्यमान का सहारा लेते हुए इनका द्रव्यमान निकाला। अब परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालता है, इसका फॉर्मूला क्या है? परमाणु द्रव्यमान इक्वल तुल्यांकी द्रव्यमान गुने संयोजकता। परमाणु द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान और संयोजकता के गुणनफल के द्वारा उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को निकाला, जिससे कि हमें अध्ययन की सुविधा आसान हो जाए। तो ये सभी थे मेंडलीव के आवर्त सारणी के फायदे। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमियां क्या थी? नंबर 1, खामियां, इसको सीमाएं भी कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? नंबर पहला, हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थिति। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसका गुण क्षारीय धातु व हैलोजन दोनों से मिलता था।
इस प्रकार यह समूह 1 में रखा जाए या समूह 7 में रखा जाए, क्योंकि हैलोजन समूह 7 में है और क्षारीय धातु समूह 1 में है और इनका गुण दोनों से मिल रहा है, इसलिए वह यह निश्चित नहीं कर पाए कि आखिरकार हाइड्रोजन को किसके साथ रखा जाए। यह इनके सिद्धांत के नियम की सबसे बड़ी कमी रही। दूसरा नियम, उन्होंने क्या किए, कुछ अप्राप्य, दुष्प्राय, मैंने काफी कम संख्या में पाए जाने वाले तत्व जिन्हें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड्स और दूसरा एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये दो तत्वों का समूह है जिन्हें आवर्त सारणी के नीचे 2 आवर्तों में रखा गया है। ठीक, इसमें पहला 57 से 71, 57 से 71, इसका मतलब कि 57 से लेकर 71 के अंतर्गत जितने भी तत्व आ रहते हैं उन्हें लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स का मतलब होता है रेयर अर्थ मेटल, और इन्हें उसकी श्रेणी में रखा गया। लेकिन 57 से लेकर 71 के अंतर्गत जितने भी तत्व शामिल थे, अगर उन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो रासायनिक और भौतिक गुणों में असमानता होगी। अगर रासायनिक भौतिक गुणों में असमानता को देखा जाए तो अधिक द्रव्यमान वाले को पहले और कम द्रव्यमान वाले को पीछे रखा गया, जो इस सिद्धांत के लिए गलत साबित हुआ। आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें और कमियां थी। उन कमियों में देखा जाए तो समूह 8 में 3 तत्वों को एक साथ रखा गया। तीसरी कमी, समूह 8 में 3 तत्व को एक साथ रखा गया, जबकि इनके गुणों में समानता नहीं थी, फिर भी इन्हें एक साथ रखा गया, जो इस सिद्धांत के सबसे बड़ी कमियां रही। चौथी बड़ी कमी इनके थी कि इन्होंने समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दे पाया। समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं दिया, समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं दिया। इसके अंतर्गत कुछ अलग अलग प्रकृति और गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया, जबकि एक समान गुण वाले को अलग अलग रखा गया, जो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमियां रही। तो इतने ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।